हेलो। अरे भाई साहब, आ जाओ भाई सारे लोग कमेंट में जल्दी से। इसको इधर घुमा दे पंखे को। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप कमेंट में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। कमेंट एक दूसरे के दिखते भी नहीं है। जो बात करनी है आप लिख दो। गोदावरी रिवर हो गया था लास्ट क्लास में, राइट? मैं पता करके बताता हूँ स्टॉक में है या नहीं है। आपसे निवेदन है कि मानसून का टॉपिक डिटेल में पढ़ाइएगा, आजकल मानसून से डिटेल सवाल आ रहे हैं। ठीक है जी, आपकी बात मान ली। और बताओ, गोदावरी रिवर हो गई। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, महानदी, गोदावरी। ऐसे ही है। चलो, अब इसी के समांतर एक नदी फ्लो करती है ऐसे यूं, एंड दिस रिवर इज कॉल्ड कृष्णा। और ऊपर वाली कौन सी है? गोदावरी। नाम लिखी दो इनके। ब्रह्मपुत्र, गंगा, माही, लूनी, ताप्ती। अब ध्यान से सुनना, कृष्णा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, क्या खास है। कृष्णा का उद्गम कहां से होता है? अगर मैं बात करूंगा कृष्णा के उद्गम की, तो कृष्णा का जो उद्गम होता है ना, वो कहां से होता है सर? आपका आंसर होगा महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर किसके अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर होगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, ओरिजिनेट फ्रॉम क्या नाम है, ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। ठीक है। कहां से ओरिजिनेट होती है ये? आंसर होगा आपका, ये पश्चिमी घाट से निकलती है। ये नदी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। इसका जो ओरिजिन होता है कहां से होता है? पश्चिमी घाट से होती है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये कहां पहुंचती है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटका में। कर्नाटका से आगे बढ़ती है तो पहुंच जाती है तेलंगाना में, और उसके बाद पहुंच जाती है सर कहां पर? आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद में पहुंच जाती है बंगाल की खाड़ी में। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं लेंथ की बात करूंगा, इसकी लेंथ कितनी है नदी की, तो इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 1400 किलोमीटर। और इसके साथ इसकी जो रैंक है वो है थर्ड रैंक है इंडिया में। और इसकी सेकंड रैंक है हमारे साउथ इंडिया में। खास बात क्या है? कृष्णा रिवर की खास बात यह है कि भाई साहब, कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा? फर्टाइल एरिया है यहां पर, उर्वरक क्षेत्र है यहां पे, पहली बात। दूसरी बात यहां पर होता है राइस प्रोडक्शन, चावल का उत्पादन होता है इस। और ये मुख्य रूप से कहां पड़ता है? ये मुख्य रूप से पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और इसलिए इसे कहा जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया। इसे कहा जाता है धान का कटोरा। सहायक नदी कौन कौन सी हैं इसकी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सहायक नदियों की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें जो सहायक नदी आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? एक आती है भीमा, एक आती है तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा, मूसी नदी। ये सभी की सभी सहायक नदियां हैं। भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये लिख लोगे आप। ये इसकी सहायक नदी कृष्णा की। ठीक है। हटा दूं पूरे को? अब आप लोग हेडिंग डालोगे नेक्स्ट। कावेरी रिवर। कावेरी की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात वही सेम एज यूजुअल, इसका ओरिजिन या उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी हिल से होता है।
ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पड़ती है? तो आपका आंसर होगा ये पड़ती है कर्नाटका में। ये नदी कर्नाटक से निकलती है और पहुंचती है तमिलनाडु में। और इसके बाद पहुंच जाती है कहां? बे ऑफ बंगाल। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ये कावेरी नदी है कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में। दोनों के बीच ये डिस्प्यूटेड है। मतलब कि दोनों के बीच क्या है? ये विवादित है पानी के उपयोग को लेकर के। अगर लेंथ पूछी जाती है कितनी है इस नदी की, तो लेंथ है 805 किलोमीटर। अब इसी कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ। इसी कहा जाता है दक्षिण की गंगा। और इसे कहा जाता है पेरिनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की बारहमासी नदी कहा जाता है। और बारहमासी नदी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि 6 महीने कर्नाटक वाला क्षेत्र वर्षा का जल प्राप्त करता है, अगले महीने तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो वर्षा का जल प्राप्त करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पेरिनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, और इसके डेल्टा को क्या कहा जाता है? देखो ध्यान से, इसके डेल्टा को कहा जाता है गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। डेल्टा को क्या कहा जाता है? डेल्टा को कहा जाता है इसके को दक्षिण भारत का बगीचा। ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा तो इस नदी के ऊपर सबसे पुराना डैम है जिसका नाम है कल्लानाई डैम। कल्लानाई डैम की अगर मैं बात करूंगा तो ये है ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ये भारत का प्राचीनतम बांध है। क्या है ये? हमारे भारत का प्राचीनतम बांध है। कौन कौन सी रिवर हैं इस पे जो आती है? तो रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे काबिनी रिवर है, अमरावती है, नोयल है सहायक नदियों में, और एक है लक्ष्मण तीर्थ। ये सभी सहायक नदियां हैं। हाँ जी।
कावेरी के बारे में पूरा हो गया। इस पे 1902 में बिजली का उत्पादन किया गया था। एक्चुअल में ये बनाती है शिव समुद्रम वाटरफॉल। ये शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। और यहीं शिव समुद्रम नामक जगह पर सबसे पहले क्या किया गया था? 1902 में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया गया था। हो गया। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब आप, एक रिवर और बची हुई है। पेरियार रिवर। पेरियार नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें ओरिजिन आता है। सबसे पहली बात, कहां से ओरिजिनेट होती है? आंसर होगा नियर कार्डेमम हिल। ये निकलती है सर इलायची पहाड़ी के पास से। और ये किधर की तरफ बहती है? तो आपका आंसर होगा, ये बहती है सर वेस्टवर्ड। ये पश्चिम की ओर बहती है। और कौन से स्टेट में फ्लो करती है? ये केरल में फ्लो करती है। क्या कहा जाता है इसको? इसी कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ केरला। इसे कहा जाता है केरल की जीवन धारा कहा जाता है इसको। पश्चिम की ओर बहती है और इसका माउथ कहां बनाती है, एंड कहां पर करती है ये? तो एंड करती है ये वेम्बानाद लेक में। वेम्बानाद झील में ये अपना अंत करती है। लंबाई है इसकी 244 किलोमीटर। और खास बात क्या है इसकी, पेरियार नदी की? खास बात सर ये है कि ऐसे यूं पेरियार नदी आगे की तरफ चलती है, ऐसे यूं बहते हुए, ऐसे यूं, तो यहां आके एंड कर लेती है अपना। ये होगी पेरियार। और यहां पे तो केरल है ये।
ठीक है जी। और यहां पड़ता है तमिलनाडु। ध्यान से सुनना, केरल और तमिलनाडु। अब होता क्या है, इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मुल्लायार। मुल्लायार नदी आके मिलती है, तो इस पर यहीं पर एक डैम बना हुआ है जिस डैम का नाम है मुल्ला पेरियार डैम। कौन सा डैम बना हुआ है इस पे? मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है। अब ध्यान से सुनना, इस डैम की अगर मैं बात करूंगा तो है तो केरल में, लेकिन संचालन कौन करता है इसका? तमिलनाडु करता है। ठीक है, संचालन कौन करता है इस डैम का? संचालन करता है तमिलनाडु। आगे बात समझ में? और बदले में केरल को क्या मिलता है? केरल को ये किराया देता है डैम के संचालन का। यहां से ये 3 नहरें निकालता है केरल। ये है नहर, और यहां पे बहने वाली बैगई नदी में इसके पानी को ले जाता है, और इस बैगई नदी के पानी से फिर यहां पर की जाती है सिंचाई। बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है? चलिए जी। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है, अब इस डैम में पानी कितना भरना है इस बात को लेकर दोनों राज्य आपस में लड़ जाते हैं। तो मुल्ला पेरियार बांध क्या है, दोनों के बीच विवादित है। ठीक है, इसी पर एक और डैम बना हुआ है जिसका नाम है इडुक्की डैम। ये पूरी तरह से केरल में है। ठीक है, लंबाई लिखी मैंने इसकी? नहीं लिखी। लंबाई है नदी की 244 किलोमीटर। नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो एक नदी और पढ़ते हैं, लगे हाथ। नदी का नाम है पेन्नार रिवर। ठीक है, कौन सी नदी है ये? पेन्नार नदी। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। अगर मैं आपसे पेन्नार नदी की बात करूंगा तो इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन होता है नंदी हिल, कर्नाटका से। ये नंदी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। और किधर बहती है ये? नदियां दो तरीके से बहती हैं, या तो ईस्टवर्ड या फिर वेस्टवर्ड। तो ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है। ये नदी पूर्व की ओर बहती है। किधर बहती है ये नदी? पूर्व की तरफ बहती है। यानी कर्नाटक से निकलती है ये,
ऐसे समझो, इन पहाड़ियों से नदी निकलेगी ऐसे यूं, और जब ये नदी निकलती है ना तो यहीं पर एक और पहाड़ी पड़ती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना। ये तो है जैसे कर्नाटका, यहां पे पड़ता है फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहाड़ी पड़ती है इर्रामाला हिल। जब ये नदी इर्रामाला पहाड़ी से होकर गुजरती है ना, तो इर्रामाला पहाड़ी को काट करके गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। इसमें क्या बनाती है, गॉर्ज भी नहीं, कैनियन बनाती है। मतलब ऐसे यूं पहाड़ होगा और यहां पे ऐसे यूं नदी बह रही होगी, बहुत चौड़ाई में नदी ने पहाड़ों को काट दिया है। तो इस कैनियन को बोला जाता है गैंडीकोटा कैनियन। और कहां लोकेटेड है ये, तो तब आपका आंसर होगा, मतलब ये हमारे इंडिया का लार्जेस्ट है। ये है भारत का सबसे बड़ा कैनियन। और लेंथ कितनी है इसकी, 596 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, यही अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनियन कौन सा है, तो उसका नाम है ग्रांड कैनियन। क्या नाम है, ग्रांड कैनियन है। ठीक है। और इसको कौन बनाता है, कोलराडो रिवर। और कहां पर बनाती है, यूएसए में। करो नोट, एक नदी और पढ़ाता हूं चलो। हो गया। अरे कमेंट क्यों नहीं आ रहे आप लोगों के।
597 कर लेना इसकी लंबाई। कैनियन क्या होता है? भाई खुद सर्च कर लेना, बोर्ड में सर्च नहीं हो रहा, मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। एक और रिवर हेडिंग डालो चलो इसी बात पे, दामोदर नदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसी में सबसे पहला पॉइंट होगा कि इसका ओरिजिन कहां से होता है। ओरिजिन होता है इसका छोटा नागपुर प्लेट्यू से। कहां से होता है सर? छोटा नागपुर के पठार से ओरिजिन इसका होता है। छोटा नागपुर के पठार से ओरिजिनेट होती है ये नदी और फिर आगे की तरफ बढ़ती है ऐसे। आगे की तरफ जब बढ़ती है तो इधर से एक नदी आ रही होती है ऐसे यूं, और इसी नदी का नाम है हुगली। यहां से शुरू होती है, यहां जाके किस में मिल जाती है? हुगली में मिल जाती है। तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पे साफ साफ, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। ये क्या है? ये है हुगली की सहायक नदी। इसमें एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है कोनार। एक नदी इसमें आके मिलती है बाराकर। यानी ये दोनों क्या हैं? मुख्य सहायक नदियां हैं। मैं नाम लिख देता हूं और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी। कोनार है, बाराकर है, और है बोकारो, नुनिया, साली। ये सभी की सभी सहायक नदियां हैं। ध्यान से सुनना, जो दामोदर नदी है इसकी घाटी को क्या कहा जाता है? रूर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये प्लेट्यू वाले टॉपिक में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बाकी अगर मैं बात करूंगा तो और क्या खास बात है, इसे कहा जाता था सौरो ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन दामोदर वैली कॉरपोरेशन जब दामोदर वैली कॉरपोरेशन की शुरुआत की गई तब उसके बाद में फिर इसको सौरो नहीं कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, इट वॉज कॉल्ड सौरो ऑफ बंगाल। क्या कहा जाता था सर इसे? बंगाल का शोक कहा जाता था। आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ दामोदर वैली कॉरपोरेशन।
इट नॉट कॉल्ड सॉरो। ठीक है। दामोदर गाठी निगम की शुरुआत के बाद बंगाल का शोक नहीं कहा जाता। लेंथ की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो लेंथ है इसकी 592 किलोमीटर। नोट करो, पूरा रिवर वाला टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है डैम ऑफ इंडिया। हाँ जी, बढ़ जाए आगे। चलो, रिवर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। ये झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती है, केवल दो स्टेट में बहती है जिनके बीच में 592 किलोमीटर बहती है। बाकी आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मतलब एक बार पढ़नी है ज्योग्राफी और फाइनल लास्ट तक पढ़नी है, मतलब एक बार, उसके बाद कभी पढ़नी ही नहीं है। तो उसके लिए बैच आया हुआ है मेरा ज्योग्राफी स्पेशल का बैच, जिसमें स्टेट पीसीएस लेवल तक का कंटेंट रहेगा। बैच की फीस केवल 699 रुपए है। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो और बेहतर तरीके से पढ़ना चाह रहा हो तो बैच में जा सकता है। उसमें लगभग 140 से 150 लाइव क्लासेस रहेंगी। नया टॉपिक शुरू करो। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। हमारे भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, चलो। नेहा, अगर आपका टीचिंग एग्जाम है तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपके लिए ज्योग्राफी स्पेशल बैच जो वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, इस बैच में जो टोटल क्लासेस होंगी वो 45 से 50 क्लास होंगी, लेकिन स्पेशल वाला जो बैच है उसमें 140 क्लास होंगी। तो आप खुद समझदार हो कि अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी के अलावा, ठीक है, रमेश कुमार पूछ रहे हैं। यस सर, करना चाहते हैं, अच्छा। अगर आप एसएससी के अलावा किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करने का प्लान बना रहे हो तो आपको इतनी क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर आप रेलवे वगैरह और एसएससी वगैरह की एग्जाम पे तैयारी करना चाहते हो तो ये वाला सफिशियंट है। क्लियर कट बता रहे हैं, कोई आपको ऐसा नहीं है कि उलझन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो इनकी स्टार्टिंग क्यों की गई, किसके द्वारा की गई और क्या उद्देश्य है, एक एक करके सारी चीजों को समझना शुरू करते हैं। सर 1948 की बात है। हमारे भारत में दामोदर वैली कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई।
हमारे भारत में दामोदर घाटी निगम की शुरुआत हुई? ठीक है। आरओ एआरओ के लिए ज्योग्राफी स्पेशल बैच। अब ध्यान से सुनना। 1948 में दामोदर घाटी निगम की शुरुआत हुई और 1948 में इसको शुरू किसके बेस पर किया गया था? यूएसए की टेनेसी परियोजना के आधार पर शुरू किया। सही है। यूएसए की टेनेसी परियोजना के आधार पर शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था रिवर वाटर दोहन करना का, नदी के जल का लगातार क्या करना? दोहन करना। किसके द्वारा शुरू की गई थी ये? स्टेट स्टार्टेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने नाम दिया था इसको टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने इसे कहा था आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था इसको? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? दो काम किए गए। एक तो डैम बनाए गए और एक बैराज बनाए गए। बांध और बैराज। बांध कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है ग्रेविटी डैम, एक होता है रॉक फिलर, एक होता है आर्क डैम। तीन प्रकार के डैम होते हैं। ग्रेविटी डैम को कंक्रीट से बनाया जाता है। रॉक फिलर डैम में स्टोन और रॉक होती है, स्टोन और सॉइल। आर्क डैम में स्टील होती है। आर्क डैम का मतलब होता है चापाकार बांध। ग्रेविटी डैम का मतलब होता है गुरुत्व बांध। ठीक है। ग्रेविटी डैम की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा टिहरी डैम आता है, भाखड़ा डैम आता है, आर्क डैम में इडुक्की डैम आता है, रॉकफिलर डैम जो है इसमें आता है टिहरी डैम। ओ माय गॉड। टिहरी डैम नहीं आएगा इसमें, हीराकुंड आएगा।
रॉकफेलर डैम में आता है टिहरी। डैम बनाकर क्या किया जाता है, पानी को एक जगह स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। वहीं बैराज में क्या किया जाता है, बैराज से नहर निकाली जाती है। बैराज बनाकर क्या किया जाता है, वहां से फिर नहर निकाली जाती है। कर दिया नोट पूरा? हम्म। आगे बढ़े। सबसे पहला डैम हेडिंग डालोगे आप टिहरी डैम। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसे माना जाता है टिहरी डैम को, ये कहां लोकेटेड है, ऑन दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी और दूसरी है भीलंगाना। भागीरथी और भीलंगाना किस जगह पर है, तो ये है उत्तराखंड में। हाइट कितनी है इसकी, 260 मीटर। और इतनी हाइट के साथ ये है हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हमारे भारत का प्रेजेंट टाइम में सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, टिहरी डैम है। इसके पास में लोकेटेड है टिहरी लेक। इसके पास में क्या लोकेटेड है, टिहरी झील लोकेटेड है इसके पास में। और टिहरी लेक की वजह से ये किसके लिए फेमस है, नोन फॉर टूरिज्म। ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। जो टिहरी लेक है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तब आपका आंसर होगा टिहरी लेक जानी जाती है पर्यटन के लिए। ओके।
टेहरी लेक किसके लिए जानी जाती है? पर्यटन के लिए जानी जाती है। सत्यम कुमार यार दिमाग से पागल वागल हो गया क्या? क्लाइमेट क्लाइमेट चिल्लाए जा रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है सारे छोड़ दूं क्या? बता, अगर ऐसा लग रहा है तुझे क्लाइमेट से ही सब कुछ पूछ लिया, किडनी लीवर सब पूछ लिया क्लाइमेट से ही, तो पहले वही करा देता हूं, है ना? कॉमन सेंस क्योंकि तेरे अंदर का खत्म हो चुका है। अभी ये टॉपिक चल रहा है डैम वाला, पहला डैम पढ़ा रहा हूं मैं, और कल क्लाइमेट वाला टॉपिक कहां से शुरू हो जाएगा? पूरी क्लास में तूने कमेंट किए क्लाइमेट का ध्यान रखना, मैंने पहले ही तुझे जवाब दे दिया कि हाँ ध्यान रखेंगे, फिर उसमें लिख के भेज दिया कि ये इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। बेटा अपना अभी नई तैयारी करने के लिए आए हुए हो, तो क्यों रिसर्च पे लगे हुए हो? पहले पढ़ ही लो, है ना? भाई आप एक बात बताओ, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ये बात टीचर को नहीं पता होगी? हाँ नहीं पता होगी, क्योंकि टीचर जागरूक नहीं है। आप लोग इंस्टाग्राम पे रील देख देख कर ज्यादा जागरूक हो गए, है ना? इडुक्की डैम केरला में है, केरला में है, पेरियार रिवर पर है। ज्योतिका, इडुक्की डैम इज लोकेटेड इन केरला ऑन पेरियार रिवर। जी के नोट्स बाई विवेक सर वाली बुक कब आएगी सर फ्लिपकार्ट पे? जब आएगी तब बता दी जाएगी, अभी अवेलेबल नहीं है वो, शायद पब्लिकेशन में भी नहीं है, तो जब आएगी मैं बता दूंगा। ओके, मेरे पास उसके डेटा की कोई खास इंफॉर्मेशन है नहीं है। कल हम इसी डैम वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फिर हम आएंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। ओके, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा भाई सारे लोगों को। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सर आप अपने तरीके से चलने दीजिए, इग्नोर करें ऐसे कमेंट्स को। अच्छा एक बात बताओ, अब तक आपने जो कुछ पढ़ा क्या वो मैंने सफिशिएंट नहीं पढ़ा है आपको? तो फिर आपको सोचना ही नहीं चाहिए इस बात को लेकर के कि भाई कैसे क्या क्या नहीं क्या। जनापाऊ पहाड़ी और कार की बड़ी पहाड़ी एक ही है क्या? ना, जनापाऊ पहाड़ी इंदौर में पड़ती है जिससे चंबल नदी निकलती है, जबकि कार की बड़ी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है जिसके किनारे पर उज्जैन बसा हुआ है। ओके, हाँ जी चलो। और हाँ, ये जो रिवर आपने कंप्लीट की है ना, रिवर की प्रैक्टिस क्लास में यूट्यूब पर करा चुका हूं, तो उसको चेक कर लेना एक बार, बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पूरा कंटेंट आपने पढ़ ही लिया। आप जब सर्च करोगे रिवर एमसीक्यू या ज्योग्राफी रिवीजन बाय विवेक सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, पूरा 1 घंटे का वीडियो है। स्पीड 2 करके उसके क्वेश्चन पे एक बार नजर और डाल लेना, रिवर वाला टॉपिक बहुत बेहतर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।